नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो कहने और सुनने में बहुत आम है, लेकिन उसकी गुणता और महत्ता हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है। ग्रहों के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता बहुत कम लोग जानते हैं। ग्रह हमारे जीवन में कब, कैसे और कहाँ, किस प्रकार, या यूं कहिए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए आज हमारे बीच विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित HR शास्त्री जी। दर्शकों नमस्कार। शास्त्री जी, हमारे जीवन में हर ग्रह का अपना एक महत्व है, लेकिन ऐसा कौन सा ग्रह है जो हमारे जीवन में अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव डालता है? मैं आपको ग्रहों की जानकारी देने से पहले ज्योतिष विज्ञान के विषय में जानकारी देना चाहूँगा कि ज्योतिष विज्ञान क्या है। ज्योतिष वास्तुशास्त्र के मुताबिक और ग्रहों के मुताबिक ज्योतिष विज्ञान अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है। और ज्योतिष को व्याकरण अगर अपन बनाएं तो शब्द बनता है ज्योत प्लस ईश, अर्थात अति है ज्योति जिसकी ज्योति का कोई अंत नहीं है, उसका नाम ज्योतिष है। साहित्य के दृष्टि से ज्योतिष विज्ञान जो है वो भगवान विष्णु की आंखें हैं, जिनकी आंखों का देखने का कोई अंत नहीं है। ज्योतिष ही एक ऐसा विज्ञान है जो आदमी को अपनी भविष्य की जानकारी दे सकता है। ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो ज्योतिष के अलावा भविष्य की जानकारी देना चाहता हो। ज्योतिष विज्ञान भविष्य, वर्तमान व भूत तीनों कालों की जानकारी मनुष्य को अपने जीवन के बारे में बता सकता है। अब मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ कि ग्रह क्या हैं और ग्रह मनुष्य के जीवन में अपना क्या क्या प्रभाव दिखाते हैं और उसका मनुष्य के जीवन पे क्या रोल रहता है। दर्शकों, हम आपको ग्रहों के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं, जिसमें चंद्रमा जो है मन का कारक होता है और चंद्रमा ही अपने मनुष्य के जीवन में अधिक प्रभावित और प्रभाव डालता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। लगन को ज्योतिष में आत्मा और चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना गया है। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, इसी प्रकार मनुष्य के जीवन की प्रवृत्ति भी मानसिक घटती बढ़ती रहती है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेके और 10वीं तक बलवान युवावस्था में रहता है। शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की 5वीं तक ये पूर्ण बलवान होता है और कृष्ण पक्ष की 5वीं से अमावस्या तक ये पूर्ण रूप से बीमार रहता है। और चंद्रमा को बुध ग्रह का पुत्र माना गया है। चंद्रमा को इनकी पत्नी का श्राप था, जिसके कारण ये शुक्ल पक्ष में सुख में रहता है, ओजस्वी रहता है और निरोग रहता है। और कृष्ण पक्ष में जब ये चंद्रमा आ जाता है तो उस समय ये बीमार रहता है, रोगग्रस्त रहता है। इसका कारण जो है ऋषियों ने माना है कि चंद्रमा की शादी जो हुई थी वो 27 नक्षत्रों के द्वारा हुई थी और 27 नक्षत्र जो थे दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी। ये 27 नक्षत्र जो आज अपन मानते हैं ज्योतिष में, ये राजा दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं और इन 27 पुत्रियों की शादी चंद्रमा के साथ हुई थी। चंद्रमा बुध ग्रह का पुत्र है और चंद्रमा की शादी 27 नक्षत्रों के साथ दक्ष प्रजापति की पुत्रियों के साथ हुआ था। परंतु इसमें चंद्रमा जो थे वो रोहिणी नाम की जो कन्या थी उसी से प्रेम करते थे और बाकी 26 जो कन्याएं थी उनको ये प्रेम नहीं करते थे, जिसके कारण 26 कन्याओं ने जाके अपने पिता को बताया कि पिताजी हमारे साथ ये जो है पत्नी जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, ये सिर्फ रोहिणी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार करते हैं। जिसके कारण राजा दक्ष प्रजापति ने इनको समझाया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके लिए तो ये सभी पत्नियां रूप में हैं। परंतु चंद्रमा ने उनका अनादर किया और राजा दक्ष प्रजापति की बात नहीं मानी, उनका प्रेम रोहिणी के साथ ही रहा। जिसके कारण राजा दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आप 15 दिन रोगी रहेंगे और 15 दिन स्वस्थ रहेंगे। चंद्रमा अगर बलवान हो तो आदमी को भूमि, भवन व माता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है, और अगर कुंडली में चंद्रमा बलहीन हो या अस्त हो तो उसको भूमि, भवन व माता का सुख प्राप्त नहीं होता और उनको मानसिक रोग अधिक प्रभावित करते हैं। राहु के कारण चंद्रमा ग्रहण योग में आ जाता है और उस ग्रहण का फल ये मिलता है कि जिस आदमी की कुंडली में राहु और चंद्रमा इकट्ठे हों या चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो या चंद्रमा
सूर्य के कारण अस्त हो गया हो तो उस आदमी को मानसिक परेशानियां अधिक रहती हैं, मानसिक रोग रहते हैं और उसको उन्माद रोग भी हम कह सकते हैं। ऐसे जातक जिनको उन्माद रोग रहता है या जो मानसिक रोग से पीड़ित रहते हैं या उनको मन अशांत रहता है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है चंद्रमा का बलहीन होना। शास्त्री जी, ग्रहण के बारे में हम अक्सर सुनते आए हैं। ग्रहण आखिर होता क्या है? क्योंकि जैसे ही ये हमारे दिमाग में आता है, हम लोग ग्रहण का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं। ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के कारण होता है। राहु सूर्य को देख रहा हो या राहु सूर्य के साथ हो, या राहु चंद्रमा को देख रहा हो या राहु चंद्रमा के साथ हो, तो ऐसे योग को ग्रहण योग कहते हैं। ज्योतिष में ग्रहण का जो शब्द है वो राहु के कारण बनता है। राहु सूर्य को प्रभावित करता है, जिसके कारण सूर्य की जो पावर है या सूर्य की जो कलाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। और इसी प्रकार जब चंद्रमा को राहु देख रहा हो या चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ हो तो वो चंद्रमा को ग्रसित करता है, जिसके कारण ग्रहण योग बनता है। सांसारिक जीवन में जब चंद्रमा राहु से ग्रसित हो जाता है या राहु चंद्रमा के साथ बैठा होता है तो उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसी प्रकार राहु सूर्य के साथ होता है या सूर्य के दृष्ट होता है, सूर्य को देखता है राहु, तो उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। ग्रहण शब्द आज आदमी को जब सुनने को मिलता है तो आदमी को अशुभ का संकेत देता है। कारोबार में व्यक्ति को नुकसान होता है या किसी के घर में अशांति फैलती है, परेशानियां आती हैं, तो प्राय उस परिवार या व्यक्ति के विषय में यह सुनने को मिलता है कि यह वाक्य आता है कि हमारे परिवार या कारोबार पर ग्रहण लग गया है। तो ग्रहण शब्द जो है वो अशुभ का परिचायक है। और राहु जब चंद्रमा को ग्रसित करता है तो उसको पूर्ण रूप से प्रभावित करने के कारण मन अशांत रहता है। चंद्रमा राहु को प्रभावित करता है तो उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण के कारण मन अशांत रहता है, मानसिक रोग ज़्यादा होते हैं, स्वास्थ्य खराब रहता है और मन विचलित रहता है, और वो आदमी मन से या सांसारिक रोग और मानसिक रोग से ज़्यादा प्रभावित होता है। इसी प्रकार अगर सूर्य ग्रहण हो तो सूर्य से प्रभावित होता है। सूर्य जो है आदमी का आत्मा होती है। जिस आदमी को राहु के कारण सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो उस आदमी का मन कठोर होता है, परंतु उसकी आंखों की जो ज्योति है वो कमज़ोर रहती है और मनोबल उसका डगमगा जाता है, आत्मविश्वास उसका कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि आत्मा का कारक सूर्य होता है। आत्मा का कारक सूर्य होता है, जिसके कारण उसका मनोबल, जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका डगमगा जाता है। जो भी निर्णय लेता है तो वो डबल माइंड हो जाता है, मैं ये करूं या ये करूं। इसका मतलब ये होता है कि वो कोई भी प्लस पॉइंट जो है वो उसके हाथ से छूट जाता है, माइनस पॉइंट वो पकड़ लेता है, जिसका मतलब माइनस होता है। ये सूर्य और राहु के कारण होता है। सूर्य और राहु जब होते हैं तो आदमी का मनोबल गिरता रहता है, उसका दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य और मनोबल दोनों गिरेगा। साथ में उसकी आंखों की जो ज्योति है वो गिरेगी, क्योंकि सूर्य जो है ज्योति का परिचायक है। सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है। अगर लगन कुंडली में सूर्य अगर कमजोर होगा तो ये मानिए उस आदमी की आई साइड, आंखों की ज्योति कमजोर होगी। शास्त्री जी, हमारे जीवन में एक कुंडली का क्या महत्व होता है? क्योंकि विवाह से संबंधित कोई कार्य हो या बच्चा जब जन्म लेता है उसके भविष्य के बारे में हमें जानना है तो अक्सर कहा जाता है कि सबसे पहले बच्चे की कुंडली बनवाइए। तो कुंडली हमारे जीवन में क्यों इतना एक महत्वपूर्ण कार्य निभाती है? जन्म कुंडली बनवाने का विशेष महत्व ये होता है कि जन्म कुंडली बनने के बाद में मनुष्य को अपने भविष्य की जानकारी प्राप्त होती है तथा आने वाले भविष्य में अपने के साथ कैसा रहेगा, कैसा अपना स्वास्थ्य रहेगा, कैसी अपनी पढ़ाई रहेगी, कैसा अपने माता का सुख रहेगा, कैसी अपनी भूमि मिलेगी, कैसा वाहन मिलेगा, हमारे को सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारा कारोबार कैसा रहेगा, हमारी फैक्ट्री लगेगी या नहीं लगेगी, इत्यादि जानकारी ज्योतिष में कुंडली से मिलती है। इसी प्रकार संतान का सुख अपने को कैसा मिलेगा, संतान हमारे को सुख देगी या नहीं देगी, पत्नी सुख कैसा रहेगा, पत्नी हमारे को सुख देगी या नहीं देगी, पिता का सुख हमारे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, पिता के साथ हमारे टर्म्स कैसे रहेंगे, माता के साथ हमारे टर्म कैसे रहेंगे, इत्यादि जानकारी अपने को जन्म कुंडली से ही प्राप्त होती है।
इसी प्रकार शरीर का आत्मबल, मनोबल, ख्यातिबल, बाहुबल, ये सारी जानकारी अपने को कुंडली से ही प्राप्त होती है। इसी कारण कुंडली बनवाना अति महत्वपूर्ण है। शास्त्री जी, वास्तुशास्त्र क्या है? वास्तुशास्त्र हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है? क्योंकि आजकल के दौर में देखा जा रहा है, हम कोई भी घर बना रहे हैं या फैक्ट्री लगा रहे हैं तो हम वास्तु को ज़रूर ध्यान में रखते हैं। तो वास्तु क्या महत्व रखता है हमारे जीवन में? वास्तुशास्त्र हमारे जीवन में विशेष प्रभावशाली है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक हमने मकान नहीं बनाया, वास्तुशास्त्र के मुताबिक हमने दुकान नहीं बनाई, वास्तुशास्त्र के मुताबिक हमने फैक्ट्री नहीं लगाई, तो हमारे को नुकसान झेलने पड़ते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में विशेष तरक्की की है या उनकी संतान ने अच्छी तरक्की की है, तो ये निश्चित मानिए कि उनका भवन उन वास्तुशास्त्र के मुताबिक या ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सही बना हुआ है। जिन परिवारों ने या जिन मनुष्यों ने कारोबार में नुकसान उठाया है या घर में क्लेश रहता है, मन मुटाव रहता है, बाप बेटे में अनबन रहती है या पति पत्नी में अनबन रहती है, तो ये निश्चित मानिए कहीं ना कहीं उस मकान में, उस भवन में वास्तु का दोष है। इसी प्रकार अगर दुकान आपने खोल ली है परंतु दुकान चल नहीं रही, कारोबार चल नहीं रहा, दिन प्रतिदिन उसमें घाटे आ रहे हैं, तो ये निश्चित मानिए कि उस दुकान में कहीं ना कहीं वास्तु दोष का प्रभाव है। इसी प्रकार अगर आपने फैक्ट्री लगाई है और फैक्ट्री शुरू में तो सही चली है और धीरे धीरे फैक्ट्री बंद होने पे कगार पे है या फैक्ट्री कर्जदार होती जा रही है, फैक्ट्री मालिक कर्ज में डूबता जा रहा है, तो ये निश्चित मानिए कि उस फैक्ट्री में कहीं ना कहीं वास्तु दोष प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण यह फैक्ट्री आदमी को तरक्की नहीं दे रही और उस आदमी को जिसने फैक्ट्री लगाई है उसको वो कर्जदार बनाती जा रही है। वास्तु दोष में विशेष प्रभाव ईशान कोण को माना गया है। वास्तु शास्त्र के अंदर ईशान कोण अगर मजबूत है या दबा हुआ है या ईशान कोण के अंदर गलती से टॉयलेट बना दिया गया है, तो ये निश्चित मानिए या वो भवन है या वो दुकान है या वो फैक्ट्री है, वो निश्चित प्रभावित होगी और वो दिन प्रतिदिन परेशानियों से वो आदमी जूझता रहेगा और कारोबार उसका ठप रहेगा, घर अशांत रहेगा, मन अशांत रहेगा, घर में पीड़ा, पेच, क्लेश, आर्थिक तंगी, कर्जदारी बढ़ती चली जाएगी। वास्तुशास्त्र के अंदर ईशान कोण का विशेष महत्व है। वास्तुशास्त्र के अंदर मूल जानकारी यह है कि ईशान कोण हमेशा हल्का होना चाहिए। नैऋत्य कोण, दक्षिण और पश्चिमी कोणा जो है वो हैवी होना चाहिए। ये मकान है या फैक्ट्री है या दुकान है। अगर फैक्ट्री के अंदर ईशान कोण के अंदर आपने गैरेज बना दिया तो ये निश्चित ये मान के चलो ये फैक्ट्री धीरे धीरे बंद के कगार पे आ जाएगी। ईशान कोण के अंदर आपने अगर मेन गेट रख दिया और वहां पर आपने पानी का टैंक बना दिया तो ये निश्चित मान के चलिए कि वो फैक्ट्री बहुत अच्छी तरक्की करेगी और उसका कारोबार दिन प्रतिदिन रात दिन चौगनी तरक्की करेगा, दिन रात वो तरक्की पे जाएगी। और अगर गलती से उन्होंने ईशान कोण के अंदर स्टोर बना दिया या कोई गैरेज बना दिया और नैऋत्य कोण के अंदर उन्होंने मेन गेट खोल लिया या दक्षिण में मेन गेट खोल लिया और उत्तरी और पूर्वी दीवारों के ऊपर उन्होंने फैक्ट्री लगा दी, मशीनें लगा दी, तो ये निश्चित मानो वो फैक्ट्री नुकसान के ऊपर जाएगी। वास्तुशास्त्र में विशेष महत्व उत्तर और पूर्व का माना गया है। वास्तुशास्त्र के अंदर उत्तर और पूर्व हमेशा हल्का होना चाहिए, दक्षिण और पश्चिम हमेशा हैवी होना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम जितना हैवी होगा वो मकान, वो दुकान, वो फैक्ट्री उतनी ही विशेष तरक्की करेगी। शास्त्री जी, आपने देश और विदेश में प्रसिद्ध होने वाले व्यक्तियों की सफलता के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी, उसके बारे में हमें ज़रा कुछ बताएं। आपके इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हाँ। यह यंत्र एक सुरक्षा कवच यंत्र माना गया है।
इस सुरक्षा कवच की जानकारी हम आपको व आपके दर्शकों को इस प्रकार देंगे। यह कवच रक्षा कवच है। इसको आदमी या कोई भी अपने जेब में रखे तो उसकी रक्षा रहती है। यह सामने वाला जो यंत्र है यह आदमी को प्रभावित करता है। जिस प्रकार बाली को यह वरदान था कि कोई भी आदमी तेरे सामने आएगा तो उसकी आधी ताकत तेरे में आ जाएगी, इसी प्रकार इस यंत्र का प्रभाव है। कोई भी मनुष्य इस यंत्र को लेके जहाँ भी जाएगा वो उस आदमी को प्रभावित करेगा। वो आदमी आपकी बात मानेगा, आपकी बात को समझेगा और आपका जो कार्य है वो शीघ्र अतिशीघ्र करेगा और बिना रुकावट के करेगा। दूसरा, ये यंत्र आपको जो दिखाया जा रहा है ये कवच का कार्य करता है। जिस प्रकार कर्ण के पास कवच और सूर्य के दिव्य कवच और कुंडल थे तो अर्जुन लाख कोशिश की परंतु कर्ण को मार नहीं सका। जब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कवच और कुंडल दान में ले लिए थे तो अर्जुन के द्वारा कर्ण मारा गया था। यह सुरक्षा कवच आपको दुर्घटना से बचाएगा और आपकी हर प्रकार की रक्षा करेगा। परमात्मा ना करे आपका कार के द्वारा या मोटरसाइकिल के द्वारा या स्कूटर के द्वारा एक्सीडेंट हो जाता है और यह सुरक्षा कवच आपकी जेब में है तो आपको यह सुरक्षा कवच पूर्ण रूप से रक्षा करेगा। आपकी गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो जाएगी परंतु आपके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं आएगी। इसका उदाहरण हमने अनेकों हमारे भक्तों को यह यंत्र देके आजमाया हुआ है। यह यंत्र आज लगभग हमारे दर्शकों के पास या हमारे भक्तों के पास हजारों की तादाद में मौजूद हैं और उन्होंने जो रिजल्ट दिए हैं वो यही कहे हैं कि शास्त्री जी वाकई में इस यंत्र के रखने से हमारे को पूरी सुरक्षा मिली है। इस सुरक्षा कवच का उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मेरी गाड़ी जयपुर वाले रोड के ऊपर बावल चौक के पास पेड़ से टकरा के नीचे गिर गई। उसके टायर ऊपर हो गए थे और छत नीचे हो गई थी परंतु मैं पूर्ण सुरक्षा के द्वारा मौजूद था। मेरी गाड़ी पूर्ण रूप से डैमेज हो गई थी। पुलिस वालों ने जब ये देखा कि इस गाड़ी का ड्राइवर कौन था तो मैंने बोला इस गाड़ी का ड्राइवर मैं स्वयं था। तो वो उन्होंने ये कहा कि ये हो ही नहीं सकता, इस गाड़ी के एक्सीडेंट में ड्राइवर बच ही नहीं सकता क्योंकि ड्राइवर साइड का जो गेट था वो पूर्ण गेट ड्राइवर साइड के अंदर घुस चुका था, जिसके कारण किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि इस गाड़ी के एक्सीडेंट में ड्राइवर बच सकता है। यह सुरक्षा कवच पूर्ण रूप से रक्षा कवच है और आदमी की हर प्रकार से रक्षा करता है। विशेष वाहन दुर्घटना के लिए इसको विशेष प्रभावी माना गया है और आज सुरक्षा की दृष्टि से इस यंत्र को अपने पास रखना अति महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको देश के विशेष व्यक्तियों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देख के हमने 10 फरवरी 2013 को ये भविष्यवाणी की थी कि नरेंद्र जी मोदी 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। हमने उनकी कुंडली का समय भी दिया था कि यह 26 मई 2014 को सायंकाल 6 बजे प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, जो हमारी 100% सत्य प्रमाणित हुई है। आगामी भविष्यवाणी हमारी मोदी जी की यह है 26 मई 2014 को तुला लगन में जब इन्होंने शपथ ली तो 26 मई 2014 के ग्रहों के अनुसार हमने आगामी भविष्यवाणी की है कि श्री नरेंद्र जी मोदी 15 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए देश की सेवा करेंगे। यह इनकी कुंडली का विशेष महत्व है क्योंकि इन्होंने तुला लगन की कुंडली में शपथ ली है और उस समय तुला लगन की कुंडली के अंदर इनको शुक्र ग्रह की महादशा चल रही थी और शुक्र की महादशा इनको 19 साल रहेगी। और शुक्र की महादशा के कारण, क्योंकि शुक्र इनके लग्न का कारक है, इनके जन्म ग्रहों में भी शुक्र प्रभावित है और इनकी शपथ ग्रहण कालीन कुंडली में भी शुक्र प्रभावित ग्रह है, जिसके कारण हमने लिखा है शुक्र शनि व चंद्रमा का संबंध बनाएगा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री, जो हमारा 100% सत्य प्रमाणित हुआ। आगामी हमने ये दिया है कि शुक्र की कृपा से नरेंद्र मोदी 15 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए देश की सेवा करेंगे। और इसी प्रकार हमने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी की भी भविष्यवाणी की थी। उनके जन्म ग्रहों द्वारा हमने 19 अक्टूबर 2008 को इम्प्रेसिव टाइम्स
दैनिक न्यूज़पेपर जो दिल्ली व फरीदाबाद से प्रकाशित होता है, उसमें हमने भविष्यवाणी छापी थी, शनि बनाएगा बराक ओबामा को अमेरिका का राष्ट्रपति। 4 नवंबर 2008 को जब चुनाव हुआ था तो उस भविष्यवाणी में बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, जो हमारी भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित हुई। जन्म कुंडली के मुताबिक बराक ओबामा का जन्म मकर लगन में उदित है और मकर लगन के अंदर बृहस्पति और शनि दोनों लगन में विराजमान हैं और मकर लगन का कारक जो ग्रह होता है वो शनि होता है और इसी शनि के कारण बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और दोबारा जब अमेरिका के चुनाव हुए 2012 में, उस समय भी हमने भविष्यवाणी की थी बराक ओबामा पुनः बनेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। जो 2 सितंबर 2012 को हमने द इम्प्रेसिव टाइम्स अखबार जो दिल्ली और फरीदाबाद से प्रकाशित होता है, उसमें ये भविष्यवाणी छपी थी, बराक ओबामा पुनः बनेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। जब 2012 में चुनाव हुए थे तो दर्शकों आपने भी देखा होगा कि रोमनी जो है वो आगे चल रहे थे, बराक ओबामा पीछे चल रहे थे। उसके बावजूद भी हमने इनकी जन्म कुंडली देखकर ये भविष्यवाणी की थी और मैंने 22 बार ट्विटर पे लिखा था बराक ओबामा पुनः बनेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, जो हमारा सत्य प्रमाणित हुआ। जब चुनाव हुए और ओबामा जीते तो हमने फिर इनकी भविष्यवाणी की कि ये 21 जनवरी 2013 को पुनः अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेंगे और 21 जनवरी 2013 को ही इन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ली थी, जो हमारी 100% सत्य प्रमाणित हुई है। शास्त्री जी, आज आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। आपने हमें ग्रहों के बारे में बताया, ग्रहण के बारे में बताया, वास्तुशास्त्र के बारे में बताया, भविष्यवाणियाँ की उन लोगों के बारे में जिन्होंने आज तक अपनी प्रसिद्धि पाई है। और दर्शकों, अगर आप भी कोई प्रश्न करना चाहते हैं या ज्योतिष से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता इस प्रकार है, 1874 सेक्टर 16 नियर जैन मंदिर फरीदाबाद, और हमारा मोबाइल नंबर्स है 9312386630, 9711299269। हमारी ईमेल आईडी है info@pandithrshastri.com और हमारा वेबसाइट है www.pandithrshastri.com।